Hey everyone, hope you're doing well। तो हम MES 131 शुरू कर चुके थे। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो पहला बुक है आपका MES 131, जो कि ओवरव्यू है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में, हम वहाँ पे वो डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए उसको आज कंटिन्यू करते हैं फिर से, और यहाँ पे हम बाकी का पार्ट इसमें कवर कर लेंगे 1.5 से लेकर के पूरा लेट्स सम अप तक। तो यहाँ पे हमारा करंट ट्रेंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ इन एजुकेशन जो है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्या क्या करंट ट्रेंड्स हैं, ठीक है। तो करंट ट्रेंड्स में आपका काफ़ी सारे ट्रेंड यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि लर्निंग एनालिटिक्स, IoT वगैरह सब कुछ है इसमें, ठीक है। तो उसको हम लाइक एक एक करके देख लेंगे, और बहुत ज़्यादा इसमें डीप जाने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चीज़ों को देखनी है, ठीक है। हर एक टॉपिक पे आपको PhD नहीं करनी है, फाइन। चलिए, तो सबसे पहले आपका लर्निंग एनालिटिक्स आता है यहाँ पे, जिसमें ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिलेटेड टू इग्नो है, ठीक है। तो लर्निंग एनालिटिक्स सबसे पहले हमें समझना है। लर्निंग ये किस चीज़ के लिए है कि लर्नर्स के डाटा को इसमें कलेक्ट करा जाता है, ठीक है। लर्नर्स के डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर इसको मेजर करते हैं, ठीक है। कलेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं, एनालिसिस उसका होता है, ठीक है, एनालाइज करते हैं, और फिर रिपोर्ट तैयार करना होता है, ठीक है। तो यही होता है आपका पहला ट्रेंड। सिंपली अगर लर्निंग एनालिटिक्स की मतलब बोले, तो लर्नर्स का डाटा को इसमें कलेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर रिपोर्ट यहाँ पे बना रहे होते हैं, ठीक है। क्यों बना रहे होते हैं, क्यों हम चीज़ ये करते हैं? ताकि लर्निंग और लर्निंग एनवायरनमेंट को हम यहाँ पे इम्प्रूव कर सके, सिंपली, ठीक है। तो आज अगर मानिए कि कोई स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्स कर रहा है, ठीक है, तो सिस्टम यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से लर्निंग एनालिटिक्स काम करता है। मतलब कि स्टूडेंट कितनी देर तक स्टडी कर रहा है, किस टॉपिक पर ज़्यादा टाइम लगा रहा है, किस चैप्टर में बार बार मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है। और लाइक किस टेस्ट में उसका परफॉर्मेंस वीक था, ठीक है। तो ये सारा जो चीज़ें हैं, ये सारा जो डाटा है, इसको एनालाइज किया जाता है, और उसके बाद टीचर को पता चल जाता है कि लाइक लर्नर को किस एरिया में यहाँ पे सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है ना। उसी बेसिस पर यहाँ पे लर्निंग को और इफेक्टिव हम बना सकते हैं, राइट। तो इसमें लर्निंग एनालिटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? डेटा कलेक्ट करना है, बेटर लर्निंग डिसीजंस यहाँ पे हमें देना है बाय डूइंग दिस प्रोसीजर, ठीक है। यानी कि डाटा का यूज़ लर्नर की प्रोग्रेस को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे करना है हमें, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट लर्निंग एनालिटिक्स। और यहाँ पे लर्निंग एनालिटिक्स में आपको एक ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में भी दिया हुआ है, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स यहाँ पे एनरोल्ड है, ठीक है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जिसको हम बोलते हैं। और लाइक अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, लाइक अदर ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। कंप्लीट प्रोग्राम्स को लाइक प्रोग्राम में से हम चीज़ों को कलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं, और रिपोर्ट उसमें से हम बना रहे होते हैं, फाइन। तो कौन से तरह का जो नेचर ऑफ लर्नर्स यहाँ पे एनरोल हुए हैं, किस तरह के बच्चे यहाँ पे एनरोल किए हुए हैं, कैटेगरी ऑफ लर्नर्स क्या है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, नेचर ऑफ जॉब क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारा चीज़ हमें यहाँ पे ये जो सिस्टम होता है ये कलेक्ट करता है, और फिर उसको एनालाइज करता है, फिर रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ मोस्ट स्टूडेंट्स फेल टू गिव करेक्ट आंसर टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इन अ क्विज, द डेटा में help the instructor make various decisions, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं बाय नोइंग दिस एनालिटिक्स, ठीक है। तो NMC 2016 हॉरिजन रिपोर्ट, हायर एजुकेशन का एक रिपोर्ट था, जिन्होंने रिपोर्ट किया कि लर्निंग एनालिटिक्स जो है ये वन ऑफ द डिजिटल स्ट्रैटेजी है जो कि काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। NMC 2016 हॉरिजन रिपोर्ट ने ऐसा कहा था, ठीक है। वहीं पे अकॉर्डिंग टू सेमेंस क्या है, लर्निंग एनालिटिक्स एक मेजर, लाइक लर्निंग एनालिटिक्स में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं अबाउट लर्नर्स एंड देयर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये होता है आपका लर्नर्स एनालिटिक्स, लर्निंग एनालिटिक्स, ठीक है। तो ये हेल्प किस में करता है, हमें प्रिडिक्शंस लेने में हेल्प करता है, किस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे परफॉर्म करने वाला है आगे चल के। नेक्स्ट इज VR एंड AR, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। तो वर्चुअल रियलिटी क्या है इसमें? कह सकते हैं कंप्यूटर जनरेटेड एक एनवायरनमेंट, ठीक है।
कंप्यूटर जनरेटेड एक एनवायरनमेंट है वर्चुअल एनवायरनमेंट, एक तरह से रियल लाइफ का एक्सपीरियंस देता है वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, तो लर्नर को लाइक ऐसा फील होता है इसमें कि जैसे वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है, आई थिंक एवरीवन नोज व्हाट इज वी आर एंड ए आर। तो वर्चुअल रियलिटी हम उसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर ज्योग्राफी का स्टूडेंट है, मान लीजिए वोल्केनो के बारे में पढ़ रहा है मे बी। ठीक है, तो वर्चुअल रियलिटी यहाँ पे किस तरह से हेल्प करेगा? वर्चुअल रियलिटी के हेल्प से हम वर्चुअल वॉल्केनो के अंदर जाकर उसका लाइक स्ट्रक्चर वगैरह हम देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वर्चुअल वॉल्केनो, फाइन। तो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं का मतलब क्या है यहाँ पे? हम खुद तो नहीं जा रहे हैं ना, पर हमें वैसा फील होगा उसको देख के कि हम उसके अंदर हैं और उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं बाय दैट। ठीक है, या फिर मान लीजिए एक मेडिकल स्टूडेंट है, वर्चुअल ऑपरेशन थिएटर में उसको प्रैक्टिस कराया जाता है। ठीक है, यानी सिर्फ लर्नर यहाँ पे देख नहीं रहा है, वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का वहाँ पे एक्सपीरियंस भी कर रहा होता है ना। तो इसी वजह से वीआर को एक तरह से हम इमर्सिव टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इमोशनल टेक्नोलॉजी है हमारा। तो 3D व्यू के साथ हमारा, 2D व्यू के साथ हमारा, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे हो सकता है इसमें। और ये एक तरह से डिजिटल रिक्रिएशन ऑफ द रियल वर्ल्ड के जैसा आप मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वीआर एप्स भी इस्तेमाल करी जाती है, ऑक्यूलस रिफ्ट वीआर एप्स हैं। ठीक है, सच एज गूगल कार्डबोर्ड, डे ड्रीम व्यू। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं और हम यहाँ पे कंप्यूटर, टैबलेट्स, मोबाइल वगैरह का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। वीआर हेडसेट भी हम यहाँ पे लगा रहे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज अबाउट ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है इसमें कि रियल वर्ल्ड को यहाँ पर रिप्लेस नहीं करती है ये क्या करती है? ये रियल वर्ल्ड के ऊपर एडिशनल डिजिटल इंफॉर्मेशन ऐड करती है। मतलब क्या है कि लर्नर एक रियल ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट को, मतलब रियल ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देख सकता है और उसके साथ साथ डिजिटल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे हो रखा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर मोबाइल कैमरा किसी ह्यूमन हार्ट के मॉडल पर पॉइंट करे। ठीक है, मोबाइल कैमरा जब ह्यूमन हार्ट के वो पर मॉडल पर पॉइंट कर रहा है तो स्क्रीन पर उसके डिफरेंट पार्ट्स के नाम और फंक्शंस भी वहाँ पे दिखने लगते हैं ना। तो रियल ऑब्जेक्ट भी वही है, लेकिन डिजिटल इंफॉर्मेशन उसके ऊपर ऐड हो रही है। ठीक है, तो इसी को हम ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। ऑगमेंट होना मतलब इंक्रीज होना। ठीक है, साइज इंक्रीज होना या फिर वैल्यू ऑफ समथिंग इंक्रीज होना। ठीक है, तो डिजिटल इंफॉर्मेशन वहाँ पे ऐड ऑन किया जाता है ऑन एन इमेज ऑफ समथिंग। एक इमेज है, उसके ऊपर डिजिटल चीज़ें ऐड ऑन करी जाती है। ठीक है, डिजिटल एलिमेंट्स ऐड ऑन करी जाती है जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस, फोटोग्राफ्स, सेंसेशंस, इस तरह के इंटरैक्टिव चीज़ें वहाँ पे ऐड ऑन करी जाती है। जैसे कि अगर किसी ने आर्टिकुलेट 360 वगैरह यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पे मार्कर्स वगैरह होता है ना। तो वो सब क्यों होता है? वो इंटरैक्शन बढ़ाने के लिए होता है। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी भी वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लाइक इसकी हेल्प से जो लाइक डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस का यहाँ पे रियल रियल प्लेसेस का भी यहाँ पे वर्चुअल टूर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल एआर हेडसेट्स होता है जैसे कि गूगल ग्लास, एआर एप्स भी होते हैं बहुत सारे, है ना। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं कुछ, स्नैपचैट लेंस है। ठीक है, पोकेमोन गो है गेम। तो ये सब चीज़ें ये आ जाती है। कुछ मिक्स्ड रियलिटी भी होते हैं जिसमें वीआर और एआर दोनों का ही वर्जन मिला करके होता है। तो ये एक एडवांस्ड वर्जन होता है जो कि एआर एंड वीआर दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज गेमिफिकेशन। गेमिफिकेशन का कॉइन 2002 में निक पेलिंग ने यहाँ पे दिया था। ठीक है, गेमिफिकेशन भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है अगर आप अपना डिसर्टेशन इसके ऊपर करना चाहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे आपको इसमें लिटरेचर रिव्यूज वगैरह के लिए भी लिटरेचर्स मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो गेमिफिकेशन में करना क्या होता है स्पेसिफिकली आपको? ये एक तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम गेम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, गेम के कुछ एलिमेंट्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं ताकि जो लर्नर हैं वो मोटिवेटेड रहे एंड एंगेजमेंट हम उनका बढ़ा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि गेमिफिकेशन का मतलब एजुकेशन को गेम बनाना नहीं होता है। इसका मतलब होता है लर्नर में, जो लर्निंग में गेम के कुछ एलिमेंट्स को इंक्लूड करना। कौन से एलिमेंट्स? पॉइंट्स को ऐड करिए, बैजेस को ऐड करिए। ठीक है, लेवल्स ऐड करना है,
रिवॉर्ड्स ऐड करना है, चैलेंजेस ऐड करनी है, ठीक है, लीडर बोर्ड्स। तो गेमिफिकेशन में होता क्या है यहाँ पे कि पार्टिसिपेशन यहाँ पे इंक्रीज होता है बच्चों का, है ना। और अगर आप लेवल्स में चीज़ें कर रहे हैं तो उनको एक मोटिवेशन उनके अंदर आता है कि चलो ये एक तरह से गेम के जैसा जा रहा है, हमें ज़्यादा पॉइंट्स गेन करने हैं, या फिर हमें लीडर बोर्ड में यहाँ पे हमें अपना नाम चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये मोटिवेशन को भी यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए काम करता है, अगर गेमिफिकेशन की अगर यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो गेमिफिकेशन का मतलब एजुकेशन को गेम बनाना नहीं होता है, पर एजुकेशन में हम कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें इसमें ऐड करते हैं जिसकी वजह से कि बच्चों का मोटिवेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। तो एक्टिव लर्निंग यहाँ पे होती है, लर्निंग यहाँ पे इंजॉयबल भी बन जाती है, फाइन। तो इस तरह से हम यहाँ पे गेमिफिकेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका फ्लिप्ड लर्निंग। फ्लिप्ड लर्निंग में क्या होता है यहाँ पे कि हमने पहले ही देख लिया है कि वीआर कैसे काम करता है, एआर कैसे काम करता है, और गेमिफिकेशन कैसे काम करता है ना। तो फ्लिप्ड लर्निंग में एक तरह से ट्रेडिशनल क्लासरूम का सीक्वेंस उल्टा हो जाता है यहाँ पे, एक तरह से आप इस तरह से सोच सकते हैं, ठीक है। मतलब कि क्या होता है ना कि इसीलिए हम इसको फ्लिप्ड क्लासरूम भी कहते हैं। फ्लिप्ड क्यों? क्योंकि ये फ्लिप होता है ट्रेडिशनल से, एकदम ये उल्टी वाली चीज़ होती है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको फ्लिप्ड क्लासरूम बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होता है? ट्रेडिशनल क्लासरूम में होता है कि टीचर जो होता है वो क्लास में लेक्चर दे रहा होता है ना, टीचर सेंट्रिक चीज़ें यहाँ पे हो रही होती है। पर यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक चीज़ें हो जाती है। ट्रेडिशनल में स्टूडेंट घर जाकर फिर होमवर्क वगैरह कर रहा होता है, यानी कि लर्निंग की शुरुआत क्लासरूम में होती है और प्रैक्टिस उसका घर पर होता है ना। तो इस तरह से ट्रेडिशनल में होता है, पर इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है फ्लिप्ड क्लासरूम में, फ्लिप्ड लर्निंग में। किस तरह से ऑपोजिट होगा कि सबसे पहले लर्नर तो घर पर वीडियोस वगैरह देखेगा, ठीक है, डिजिटल कंटेंट पढ़ेगा, ई बुक्स पढ़ेगा, ऑनलाइन रिसोर्सेज को फॉलो करेगा, टॉपिक को समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद वो क्लासरूम में आएगा, और क्लासरूम में क्या करेगा, क्लासरूम जो टीचर जो वहाँ पे डिस्कशन करेगा, वहाँ पे टीचर लेक्चर नहीं देगा, टीचर वहाँ पे फिलहाल उसमें डिस्कशन करेगा, ठीक है। डिस्कशन करवाना, डाउट्स क्लियर करवाना, एक्टिविटीज़ करवाना, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करवाना, ग्रुप वर्क और इंटरेक्शन वगैरह करवाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे एक्टिव लर्निंग यहाँ पे आपका अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल से ऑपोजिट होता है, और ट्रेडिशनल में क्या होता है, बच्चा क्लासरूम में पढ़ता है, प्रैक्टिस घर पे करता है, और वही फ्लिप हो जाता है फ्लिप्ड लर्निंग में, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट फ्लिप्ड लर्निंग। अभी नेक्स्ट ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, हर जगह पे। आपको टीचिंग से लेकर के, लर्निंग से लेकर के, मार्केटिंग से, एवरीवेयर, ठीक है। तो हर जगह पे यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा फिर यहाँ पे, कि मशीन्स को ऐसी कैपेबिलिटी देना जिससे कि हम ह्यूमन इंटेलिजेंस से जुड़े कोई भी टास्क यहाँ पे परफॉर्म करवा सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कह सकते हैं कि रेप्लिका है ह्यूमन इंटेलिजेंस का। हमारा दिमाग जिस तरह से काम करता है उसको उसी तरह से, मशीन्स को उसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मशीन सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेगा, यहाँ पे वो क्या करता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एनालाइज भी कर सकता है, और वो डिसीजन लेने में भी ये हमें हेल्प कर सकता है, राइट। और एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो एआई का रोल क्या होगा, एआई का रोल किस तरह से हो सकता है एजुकेशन में। एआई हम हर जगह में इस्तेमाल करते हैं, लर्निंग मटेरियल्स बनाने से लेकर के, ठीक है, इवन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसको मार्केटिंग करने से लेकर के, पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन देने के लिए बच्चों को, है ना। तो हर जगह पे यहाँ पे एआई का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्वेश्चंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, राइट, इवैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल होता है ना। और हम काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से जनरेट कर सकते हैं जिससे हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चों को बहुत सारा। तो इस तरह से हम यहाँ पे एआई का इस्तेमाल एजुकेशन में करते हैं, जो कि पर्सनलाइज्ड सपोर्ट प्रोवाइड यहाँ पे बच्चों को कर रहा होता है, ठीक है। तो
अगर पॉइंट्स में याद रखनी है चीज़ें तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और इंटेलिजेंट ट्यूटोरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेटेड फीडबैक के लिए इस्तेमाल करते हैं, और लर्निंग सपोर्ट अगर चाहिए, लाइक कंटिन्यूसली अगर आपके बच्चों को आप मॉनिटर करना चाह रहे हैं, स्टडीज़ को मॉनिटर करना चाह रहे हैं, कौन से में वो स्ट्रगल कर रहा है, कौन से में वो अच्छा है, कितना हमें उसमें एफर्ट्स और देना चाहिए, ये सब चीज़ें अगर ऑटोमेटेड आपको करना है तब भी आप यहाँ पे चीज़ एआई यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज अबाउट 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग को यहाँ पे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जा रहा है। ठीक है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एडिटिव का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सक्सेसिव एडिशन ऑफ वेरी थिन लेयर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। मतलब कुछ ऐसे वेरी थिन लेयर्स यहाँ पे ऐड किए जाते हैं जिससे कि ये एक ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो यहाँ पे थ्री डिमेंशनल ऑब्जेक्ट, थ्री डिमेंशनल जो फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है उसमें लाइक डिजिटल, एक डिजिटल डिजाइन को हम फिजिकल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं बाय थिन लेयर्स। ठीक है, तो कंप्यूटर पहले किसी भी ऑब्जेक्ट का डिजिटल मोड यहाँ पे बनाएगा, और उसके बाद वो 3D प्रिंटर उस जो मॉडल वो बनाया होगा उस मॉडल को लेयर बाय लेयर वो प्रिंट करके एक रियल ऑब्जेक्ट वहाँ पे बना देता है। ठीक है, यानी कि जो चीज़ पहले सिर्फ स्क्रीन पर थी अब उसे हम फिजिकली टच भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम 3D प्रिंटिंग कहते हैं यहाँ पे। तो 3D प्रिंटिंग काफ़ी एक अच्छा चीज़ है यहाँ पे जो हम कर सकते हैं क्लासरूम में भी। स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ डायग्राम्स देखकर नहीं सीखेगा, वो यहाँ पे बनाएगा भी। ठीक है, एक्चुअल मॉडल्स को वो ऑब्जर्व करेगा, हैंडल करके वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को बेटर समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी का हम स्पेशली साइंस में, इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में, मेडिकल एजुकेशन में इस चीज़ का हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर लाइक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को अगर हमें कॉन्क्रीट बनाना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी है, तो फिर हमें ये 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल यहाँ पे करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज सोशल मीडिया लर्निंग। सोशल मीडिया लर्निंग का मतलब क्या है यहाँ पे आपको बताइए, सोशल मीडिया क्या है? तो सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं है ना, एंटरटेनमेंट या कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म सिर्फ नहीं है। यहाँ पे नॉलेज भी हम शेयर करते हैं, और आपको पता है कि किस तरह से नॉलेज यहाँ पे शेयर होता है। कभी कभी हमको फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिलता है, दैट इज़ अ कॉन्स, बट हाँ, कि मैक्सिमम चीज़ें हमको अच्छा मिल जाता है अगर आप कोशिश करते हैं ठीक से, ढंग से आप वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, फैक्ट चेक करते हैं। ठीक है, तो टीचर्स और लर्नर्स जो होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी यहाँ पे काफ़ी सारा हमारा, जैसे जैसे हम करंटली हम कर रहे हैं। ठीक है, एजुकेशनल रिसोर्सेज हम शेयर कर रहे होते हैं टेलीग्राम पे, जैसे लाइक पीडीएफ क्वेश्चंस का पीडीएफ डला जाता है, लिंक्स डले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ग्रुप डिस्कशन भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं, और लाइक सोशल मीडिया में हम एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन इन कोलैबोरेटिव लर्निंग को लाइक लर्निंग का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी हमें मिल जाता है ना। चलिए नेक्स्ट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी जो होता है, इससे आपको क्वेश्चन बनता है, लाइक 150 वर्ड्स में क्वेश्चन बनता है, पर बेसिकली आपको हर चीज़ यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है कि इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस का एक दूसरे से कनेक्टेड होना। ठीक है, जो इंटरनेट है उस इंटरनेट के साथ काफ़ी सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं और इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा होता है, दैट इज़ व्हाट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, मतलब क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में कि जब अलग अलग स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं ना, अलग अलग स्मार्ट डिवाइसेस जो हैं वो इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और यहाँ पे ऑटोमेटिक डाटा यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, एजुकेशन में इसका यूज़ किस तरह से होगा? स्मार्ट क्लासरूम्स में इस्तेमाल हो सकता है, स्मार्ट अटेंडेंस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, स्मार्ट लेबोरेटरीज हम बना सकते हैं, कनेक्टेड लर्निंग एनवायरनमेंट हम यहाँ पे बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये जो आईओटी है उसकी हेल्प से हम टीचिंग और क्लासरूम मैनेजमेंट दोनों ही चीज़ें यहाँ पे एफिशिएंटली कर सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट इज आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। ये भी एक बहुत रीसेंट ट्रेंड है और चलता आ रहा है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? इसमें ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम डेटा और जो एप्लीकेशंस लाइक लाइक लोकल कंप्यूटर के बजाय हम इसमें क्या करते हैं, इंटरनेट पर चीज़ें स्टोर करते हैं और इंटरनेट से ही चीज़ों को एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, डेटा और जो भी एप्लीकेशंस वगैरह होगा उसको हम इंटरनेट पर स्टोर करते हैं और एक्सेस करते हैं।
फाइन। तो यही होता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इसमें कि लर्नर को लाइक अपनी जो फाइल्स हैं सिर्फ एक कंप्यूटर पर नहीं रखनी होती है, रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये इंटरनेट पर अवेलेबल होती है, और वो लाइक अपने से वो रिट्रीव भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इंटरनेट अवेलेबल हो तो किसी भी डिवाइस से आप रिसोर्सेज को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें एजुकेशन में इसका यूज़ क्या होगा? ई कंटेंट स्टोरेज के लिए, ऑनलाइन नोट्स के लिए, डिजिटल लाइब्रेरीज के लिए, एलएमएस हम बनाते हैं उसमें, ऑनलाइन कोलैबोरेशंस हम कर सकते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों में यहाँ पे हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से हमारा डिस्टेंस एजुकेशन और जो ऑनलाइन लर्निंग है ये काफ़ी हद तक स्ट्रेंथन हो पाया, क्योंकि यहाँ पे जो लर्नर्स होते हैं किसी भी टाइम और किसी भी प्लेस से वो लर्निंग मटेरियल्स यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज डिजिटल एंड ओपन बैच। डिजिटल एंड ओपन बैच का मतलब क्या होता है? एक तरह से डिजिटल सर्टिफिकेट या फिर रिकॉग्निशन कह लीजिए। ठीक है। डिजिटल बैच जो होता है वो लर्नर की किसी अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। ठीक है। अचीवमेंट के लिए या फिर मान लीजिए कंपिटेंसी या एक्वायर्ड स्किल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो इन इन केस ऑफ दैट हम यहाँ पे डिजिटल बैच को इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल बैच को यहाँ पे रिवॉर्ड करते हैं। ठीक है। अगर कोई लर्नर ने मान लीजिए कोई ऑनलाइन कोर्स को कंप्लीट किया है तो उसको फॉर दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक अचीवमेंट हम वहाँ पे डिजिटल बैच यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। तो ओपन बैच क्या है? यहाँ पे ओपन बैच की खास बात यह है कि इसे हम अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी वेरीफाई और शेयर यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ओपन। ठीक है। जैसे ओपन रिसोर्सेस उस तरह से ओपन बैच, यानी कि जो लर्नर होता है वो अपनी अचीवमेंट्स को ऑनलाइन पोर्टफोलियो, वेबसाइट या फिर आप कह लीजिए जो प्रोफेशनल प्रोफाइल हैं उन सब पर वो डिस्प्ले कर सकता है इसको। ठीक है। तो डिजिटल बैच और ओपन बैच जो होता है ये लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग होता है उसको इनक्रेज कर रहा होता है। और लर्नर्स जो होते हैं उसमें लाइक जो भी एक्वायर्ड स्किल्स होते हैं, एक्वायर्ड स्किल्स को डिजिटल फॉर्म में भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने का एक इफेक्टिव यहाँ पे मीडियम इसको हम कह सकते हैं। ठीक है। फाइन। तो आई थिंक आपको सारा का सारा यहाँ पे ट्रेंड्स समझ में आ गया हो। लर्निंग एनालिटिक्स पहली बात तो था। ठीक है। लर्निंग एनालिटिक्स में क्या होता है? लर्नर के डेटा को एनालाइज करके हम लर्निंग इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट वन। सेकेंड इज वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू हम इमर्सिव लर्निंग कर रहे हैं, और वर्चुअल रियलिटी में हम उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होने जैसा फील करते हैं, मतलब बच्चा वैसा फील करता है जब वो पढ़ रहा होता है। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है? रियल वर्ल्ड के ऊपर हम डिजिटल इन्फॉर्मेशन को ऐड कर रहे होते हैं, ऐड ऑन होता है वो। ठीक है। नेक्स्ट ट्रेंड था गेमिफिकेशन। तो गेमिफिकेशन में क्या करते हैं? एजुकेशन को गेम नहीं बनाते हैं, एजुकेशन में गेम के एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, जो कि लाइक पॉइंट्स, बैजेस, लीडर बोर्ड वगैरह होता है, उस वो मोटिवेशन को यहाँ पे इंक्रीज कर सकता है और इवन अटेंडेंस को भी इंक्रीज कर सकता है। ठीक है। क्योंकि दैट इज फन, है ना। नेक्स्ट इज फ्लिप्ड क्लासरूम या फिर फ्लिप्ड लर्निंग के लिए, जो कि उल्टा होता है एकदम। ट्रेडिशनल में बच्चा स्कूल में पढ़ के घर में होमवर्क करता है, और फ्लिप्ड क्लासरूम में बच्चा पहले घर पे पढ़ता है और स्कूल में जाके वो डिस्कशन करता है, डिबेटिंग करता है और एक्टिविटीज़ करता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे करता है। फिर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम क्या किस चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं? सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड लर्निंग जो सपोर्ट है उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। प्रोग्राम लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड जो लाइक वीकनेस है या फिर जो स्ट्रेंथ है उस सब चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और टीचर्स के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पे क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चंस वगैरह, टाइपिंग वगैरह चीज़ें करवा सकते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर। फाइन। तो इस तरह से चीज़ें हम यहाँ पे लाइक समरी वगैरह करना है तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे हम कर सकते हैं ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे एआई का यूज़ एजुकेशन में कर सकते हैं। नेक्स्ट वॉज 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग में क्या करते हैं? डिजिटल डिज़ाइन को फिजिकल मॉडल में हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सोशल मीडिया लर्निंग था। तो सोशल मीडिया लर्निंग मतलब कोलेबोरेशन और नॉलेज शेयरिंग वगैरह हम सोशल मीडिया पर कर रहे होते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या मतलब था? इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ पे स्मार्ट कनेक्टेड जो डिवाइसेस होते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, और एक तरह से वो लर्निंग एनवायरनमेंट को यहाँ पे इंप्रूव कर रहे होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है? इंटरनेट के थ्रू
हम रिसोर्सेज को यहाँ पे स्टोर करते हैं और यहाँ पे एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग। डिजिटल बैच एंड ओपन बैच, कोई भी अगर कोई स्किल किसी ने अचीव किया, कोई अचीवमेंट वगैरह है, तो हम इसको डिजिटल रिकॉग्निशन वहाँ पे दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसको हम इफेक्टिव, फ्लेक्सिबल, इंटरैक्टिव, लर्नर सेंटर्ड बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे होते हैं इस चीज़ से, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। चलिए, नेक्स्ट इज मिनिएचराइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। मिनिएचराइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, नाउ व्हाट डज दैट मीन? ठीक है, तो मिनिएचराइजेशन का मतलब क्या होता है कि टेक्नोलॉजी को अम, हम साइज में छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मिनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी और जो एफिशिएंसी होगा वो कम नहीं होना चाहिए, बल्कि वो इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। सिंपली अगर बोले, पहले जो एक पूरा कंप्यूटर जो हुआ करता था ना, वो बड़े रूम में आ जाया करता था, बड़े रूम में एक पूरा कंप्यूटर आता था, ठीक है। उतना बड़ा हुआ करता था कंप्यूटर। उसके बाद मतलब धीरे धीरे उसका साइज घटा, फिर डेस्कटॉप्स आए, फिर लैपटॉप्स आए, उसके बाद टैबलेट्स आए, लाइक स्मार्टफोन्स आए। तो क्या हो रहा है, मिनिएचर चीज़ें हमारा आज आ रहा है ना। बड़ा था, चीज़ें छोटी होती गई, पर उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती गई, है ना। तो टेक्नोलॉजी जो है उसका साइज छोटा होता गया, पर उसकी जो प्रोसेसिंग वाला पावर है, उसका स्टोरेज वाला कैपेसिटी है, वो बढ़ता गया, है ना। तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं कि मिनिएचराइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था 18th सेंचुरी को, यहाँ पे बड़े बड़े शिप्स और मशीन्स वगैरह हुआ करते थे। लेटर ऑन हमारा जो ह्यूज शिप्स वगैरह थे, वो अभी काफ़ी हद तक आपने देखा होगा, वॉर शिप्स वगैरह भी कितना छोटा हो गया है ना। तो वो मिनिएचराइजेशन यहाँ पे कहा जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट, आईसीटी यूज एड्रेसिंग इश्यूज एंड कंसर्न्स। अच्छा, आईसीटी के यूज से हम किस तरह से लाइक इश्यूज एंड कंसर्न्स को यहाँ पे लाइक ठीक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आईसीटी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बहुत बार, है ना। फिर भी देख लेते हैं। तो आईसीटी की वजह से काफ़ी सारे यहाँ पे इश्यूज भी हमें आते हैं, ठीक है। किस तरह के इश्यूज आते हैं? क्वालिटी इश्यूज आते हैं, इक्वलिटी एंड इक्विटी के इश्यूज आते हैं, डिजिटल डिवाइड होता है, और फिर हमारा मल्टीकल्चरलिज्म तो यहाँ पे होता ही है ना। तो क्या क्या चीज़ें हैं ये थोड़ा सा हम हल्का सा यहाँ पे देख के चलते हैं, ठीक है। क्वालिटी इश्यूज किस तरह से आता है? देखिए, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका उठता है कि हाउ डू वी असेस द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर लर्निंग। किस तरह से हम असेस करते हैं स्टूडेंट की प्रोग्रेस को लर्निंग में? वर्बल क्वेश्चंस, पेन एंड पेपर पेंसिल टेस्ट, कौन सा टेस्ट हम यहाँ पे करते हैं और असेस करते हैं स्टूडेंट को? वहीं पे हमने गेमिफिकेशन का भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। और नॉन गेम एनवायरनमेंट्स का भी यहाँ पे लाइक जिक्र होता है। नॉन गेम एनवायरनमेंट में हम गेमिफिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द टीचिंग प्रोसीजर हम यहाँ पे एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी करवा सकते हैं, राइट। कंप्यूटर टैबलेट का भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से हम प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स को एसेस कर सकते हैं बाय यूजिंग गेमिफिकेशन एज वेल। तो यहाँ पे क्वालिटी इश्यूज आता कब है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है ये एक ब्रॉड टर्म माना जाता है, यहाँ पे ब्रॉड टर्म है जिसमें कि काफ़ी सारे यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं, सच एज क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ लर्निंग, क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्वालिटी में आती है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में क्या आता है कि सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं एजुकेशन सिस्टम का, जैसे कि करिकुलम, लर्निंग मटेरियल्स, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी का किस तरह से यहाँ पे मेजर रोल रहेगा। ये सारी चीज़ें जो है ये क्वालिटी के अंदर आता है ना। क्वालिटी में हमें ये सारी चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करना रहता है, तब जाके हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा वो अच्छे से यहाँ पे मैनेज हो पाएगा। तो मेजर क्वालिटी कंसर्न किस में आता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यहाँ पे आता है, ठीक है। और काफ़ी सारे ऐसे लाइक सिनेरियोस भी देखे गए हैं जिसमें कि जो लेक्चर मेथड होता है, टीचर जो लेक्चर मेथड देता है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है यहाँ पे,
तो उसमें भी काफ़ी सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो लेक्चर मेथड को हम किस तरह से सप्लीमेंट करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम यहाँ पे सप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एडिशन का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम कुछ फ्री वेबसाइट्स का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर्स का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे लाइक डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वगैरह यहाँ पे समझ में आए, और लाइक वो चीज़ें यहाँ पे वो इंटरेक्ट करके सीखें, ठीक है। और वर्बल टीचिंग में भी हम यहाँ पे सप्लीमेंट कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें, लाइक काफ़ी चीज़ें इसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड बना के, ठीक है। वीडियो प्रेजेंटेशन यहाँ पे हम कर सकते हैं, वो हो सकता है सेल्फ मेड हो या फिर अवेलेबल इन द वेबसाइट, किस कोई भी चीज़ हम यहाँ पे दिखा सकते हैं जो रेलेवेंट हो, ठीक है, स्पेसिफिक हो और रेलेवेंट हो। उस तरह से हम यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं ताकि हमारा जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो जो भी बच्चा यहाँ पे एनरोल कर रहा है किसी भी कोर्स या प्रोग्राम में, तभी से हमारा जो जो क्वालिटी है उसको हमें मेंटेन करनी है। जैसे कि पहले ही अब उसका डेटा से हमें शुरुआत करनी है, जैसे कि फैमिली डिटेल्स, अचीवमेंट इन करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, उसको हमें स्टोर करना है, मैनेज करना है बाय यूजिंग डिजिटल टूल्स। तो ये सारी चीज़ें हमें स्टूडेंट डाटा को भी मैनेज करने के लिए करना होता है। डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में स्टोर करने होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से हमें डिटेल्स ऑफ टीचर्स एंड रीएडमिशन रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, हर चीज़ जो हमारा पेपर एंड पेन वाला वर्क होता था उसको हम आजकल डिजिटली करते हैं ताकि क्वालिटी इसका मेंटेन रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट इक्वलिटी एंड इक्विटी। तो इक्वलिटी एंड इक्विटी में आपका क्या चीज़ आ जाता है, दोनों में पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वलिटी और इक्विटी, इक्विटी वो होता है जिससे कि आप बच्चे को उतना लेवल तक पहुंचा दो ताकि उसको इक्वलिटी लाइक इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है, दैट इज व्हाट इक्विटी। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ टीचर लाइक लर्नर्स होते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं, है ना। सपोज जो टीचर है उसने लेबोरेटरी मेथड का इस्तेमाल किया जब पढ़ा रहा है, ठीक है, व्हाट वुड यू थिंक अबाउट विच लर्नर्स वुड बी एबल टू कैच अप, कौन से बच्चे यहाँ पे कैचअप कर पाएंगे अगर वो लेबोरेटरी मेथड में पढ़ा रहा है। तो मोस्टली काइनेस्थेटिक लर्नर्स यहाँ पे सीखेंगे, क्योंकि काइनेस्थेटिक लर्नर्स जो है उनको कंफर्टेबल फील होता है, उनको वो काइनेस्थेटिक है, मतलब वो करके सीखने का उनको आदत है, वो अच्छे से वो चीज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो उनको यहाँ पे बेटर एक्सेस मिलेगा टू लर्न। तो इस तरह से हमें लाइक इक्विटी एंड इक्वलिटी के सारे जो फैक्टर्स होते हैं उसको ध्यान में रखने चाहिए। कौन कौन से फैक्टर्स उसमें आते हैं उसको हमें ध्यान में रख के फिर लेसन हमें अपना डिज़ाइन करना रहता है, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी इन एजुकेशन जो होता है उसको हमें याद रखनी चाहिए हमेशा, जब भी हम कोई भी यहाँ पे लाइक लेसन प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, करिकुलम प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। फाइन, अगर कोई टीचर यहाँ पे एजुकेशनल रिसोर्स डेवलप कर रहा है, वीडियो डेवलप कर रहा है और बच्चों को शो कर रहा है, तो उनको पता होना चाहिए कि किस तरह के बच्चे हैं, उनके लर्निंग स्टाइल क्या है, ठीक है, इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल क्या है, कोई विजुअल इम्पेयरमेंट्स तो नहीं है, ठीक है, कोई प्रिंसिपल तो यहाँ पे वायलेट नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एजुकेशन कमीशन जो है, कोठारी कमीशन, एनपी, ये भी सारे लोग यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे बता रहे होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट इक्विटी। अब इक्वलिटी की अगर बात करें तो सबको एक ही अलग, कोई बिना डिस्क्रिमिनेशन के हमें फ्री एंड कंपलसरी यहाँ पे एजुकेशन देना है। तो एजुकेशन कमीशन में भी यहाँ पे टाइम टू टाइम काफ़ी सारे मेजर्स यहाँ पे रिकमेंड किए थे, जैसे कि स्कॉलरशिप स्कीम्स देना, मिड डे मील्स देना, फ्री टेक्स्ट बुक एंड स्कूल यूनिफॉर्म देना, रेमिडियल एजुकेशन वगैरह देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की जो एक्सेसिबिलिटी है उसमें डिफरेंस है ना। यानी कि सोसाइटी के कुछ लोगों के पास कंप्यूटर, इंटरनेट और जो डिजिटल रिसोर्सेज वगैरह हैं वो अवेलेबल होते हैं, जबकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये वाले फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं, है ना। तो इसी से एक गैप वहाँ पे शुरू होता है जिसको बोलते हैं हम डिजिटल डिवाइड। तो यहाँ पे रीजंस क्या क्या हो सकते हैं डिजिटल डिवाइड का। इकोनॉमिक रीज़न हो सकते हैं, जो जोग्राफिकल लोकेशन डिफरेंट होता है तो वो भी एक कंडीशन बन जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो सकती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी हो सकती है, डिजिटल लिटरेसी की कमी हो सकती है ना। तो इन सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पे जो लर्नर्स होते हैं उनको इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। तो डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए, कम करना यहाँ पे आईसीटी इम्प्लीमेंटेशन की सबसे एक तरह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे माना जाता है, सबसे चैलेंजिंग थिंग यहाँ पे माना जाता है।
ठीक है, तो वो डिजिटल डिवाइड होता है। तो यहाँ पे डिजिटल डिवाइड्स को बेटर बनाने के लिए भी काफ़ी सारे यहाँ पे चीज़ें करे गए हैं, जैसे शोर कार्यन, ई सेवा, ठीक है, द भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटका में किया गया है, ज्ञान दूत प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में, सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी काफ़ी सारे यहाँ पे लिए गए हैं, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, भारत नेट, और नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी, किसान कॉल सेल, इस तरह के काफ़ी सारे यहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज़ भी लिए गए हैं, उन्नति प्रोजेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी का भी स्किल्स प्रोग्राम चल रहा था, इनफ्लिबनेट, ई पाठशाला, ये ई ज्ञान कोर्स, इनफ्लिबनेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं वैसे, ठीक है। तो आईसीटी को इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे डिजिटल डिवाइड को कम करने की बात हो रही है। चलिए, नेक्स्ट इज अबाउट मल्टीकल्चरलिज्म। तो पहले तो है कि आईसीटी की वजह से दुनिया के अलग अलग कल्चर्स के जो लर्नर हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो ये एक एडवांटेज है, मल्टीकल्चरलिज्म है, डिफरेंट कल्चर्स भी हमारे पास है, तो वो एक तरह से चैलेंज भी है। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, डिफरेंट लर्निंग नीड्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो प्रॉज में भी जानता है और कभी कभी कॉन्स में भी जाता है। अच्छी बात है कि हम लोगों से लाइक अलग अलग कल्चर से बहुत चीज़ सीखते हैं, पर डिफ़िकल्ट क्या होता है यहाँ पे कि इतना सारा जो मल्टीकल्चरलिज्म है उसको ध्यान में रख के हमें कंटेंट को डिज़ाइन करना होता है ना। तो वो चीज़ वहाँ पे हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर कंटेंट सिर्फ एक कल्चर को रिप्रेजेंट करे तो बाकी लर्नर्स उससे इक्वली रिलेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसी वजह से हमें इंक्लूसिव और कल्चरली सेंसिटिव डिजिटल रिसोर्सेज डेवलप करना पड़ता है। तो ये भी एक तरह से यहाँ पे आपका कंसर्न बन जाता है, ठीक है, मल्टीकल्चरलिज्म। चलिए, तो यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर हो जाता है खत्म। तो क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है ना। शुरुआत किससे किए थे हम, um, लाइक पूरा बेसिक से हमने शुरुआत किया, है ना। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का कंप्लीट फाउंडेशन हमने देखा यहाँ पे, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट देखा और उसकी डिफरेंट जो डिफिनेशन है उसको हमने समझा। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन देखा, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन देखा, जो कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो अप्रोच है उसको देखा, ठीक है। फिर कुछ फेजेस देखे, है ना, साइबरनेटिक्स आईसीटी वगैरह का फेजेस देखें कि किस तरह से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और आईसीटी का यहाँ पे लाइक ऑडियो विजुअल फेज वगैरह, ठीक है, तो वो सब चीज़ें देखें। फिर हम देखें कि फ्री एंड ओपन सोर्स मूवमेंट वगैरह जो है उसको हमने देखा, टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटिंग का जो कन्वर्जेंस हुआ उसके बारे में, ठीक है। फिर हमने कुछ ट्रेंड्स देखा, करंट ट्रेंड्स, जैसे कि लर्निंग एनालिटिक्स, वीआर एआर, गेमिफिकेशन देखा, फ्लिप्ड लर्निंग देखा, एआई का यूज़ देखा। फिर 3D प्रिंटिंग वगैरह, सोशल मीडिया, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल बैच, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की, है ना। तो हम आपके टीईई के पर्सपेक्टिव से अगर बोलें तो यहाँ पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो डेफिनेशंस दिया गया है, यूनेस्को, एनसीईटी, लेथ, डेरिक, अनविन, ये थोड़ा सा यहाँ पे सिग्निफिकेंट रहेगा क्योंकि आप हाईलाइट करके कोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। और टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन वर्सेस टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आईसीटी का मीनिंग क्या है ये आपको बेसिक से पता होनी चाहिए। ईटी से आईसीटी के और 4 जो फेजेस हमने देखा वो किस तरह से ट्रांजिशन हुआ उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कन्वर्जेंस किस तरह से हुआ कंप्यूटिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन का, और फिर आईसीटी किस तरह से यहाँ पे बना, ठीक है। और करंट ट्रेंड्स के बारे में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लर्निंग एनालिटिक्स वगैरह, ठीक है। फिर मिनिएचर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो सिंपल सी बात है, डिजिटल डिवाइड वगैरह जो इश्यूज एंड कंसर्न्स है वो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आईसीटी के इश्यूज एंड कंसर्न्स वो आपको पूछता है कि किस तरह से आप जो प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका अपना ओपिनियन यहाँ पे मैटर करेगा, फाइन। तो आपका यहाँ पे पहला जो यूनिट है ब्लॉक 1 का 2 पार्ट्स में हमने कवर किया है। पहला पार्ट थोड़ा सा लेंदी गया था, जैसे कि मैंने बोला कि बेसिक से यहाँ पे शुरू हो रही है चीज़ें, तो पहले के थोड़ा बहुत तो थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा, ठीक है। और इस ब्लॉक में आपका सेकंड एंड थर्ड यूनिट बचा हुआ है। सेकंड एंड थर्ड यूनिट जो है वो बहुत छोटा रहेगा, लाइक लगभग छोटा रहेगा, तो उसको हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट भी ऑलरेडी चल ही रहा है तो उसको भी आप देख सकते हैं, जो भी व्यूअर्स यहाँ पे ऑप्शनल एजुकेशनल मैनेजमेंट के होंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन बाय बाय।